गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मौर्य काल की। मौर्य काल की स्थापना जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन उस वक़्त हालात क्या थे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पहले पहले जो भारत में उस वक़्त छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में ही लड़ा करते थे। पैसा बहुत था, धन बहुत था, ज्ञान भी था, लेकिन एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते थे। नतीजा क्या था कि आपस में ही लड़ते रहते थे। मेन उसमें जो साम्राज्य उस वक़्त थे गंधार, कंबोज और सिंध। अब विदेशियों को पता चला कि इनके पास कुछ भी नहीं है, ये लड़ते रहते हैं, इनको जीतना आसान है। तो विदेशी शासक जो थे वो उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। तो पहला जो राज्य था वो अकमेनियन कबीला था जिसने हमला किया था। अकमेनियन जो कबीला था उसकी जो स्थापना है वो साइरस महान नामक व्यक्ति ने की थी, और उसने अपने शासन काल में सिंध के जो भारतीय कबीले थे उनको हराया, लेकिन उसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण वो पूरी तरह भारत को विजय नहीं कर पाया। उसके बाद उसका बेटा कैम्बिसस ये राजा बना। इसने 8 साल तक राज्य किया, लेकिन इसको घरेलू प्रॉब्लम्स ही बहुत रही। नतीजा क्या था कि ये भारत की ओर देख भी ना सका। इसके बाद इसका बेटा था डोरियस प्रथम, ये ईरान के सिंहासन पर बैठा। इसने 522 ईस्वी पूर्व से 486 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। ये महान विजेता था। इसने 516 ईस्वी पूर्व पहले भारत पर हमला किया, पंजाब सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र तथा सिंध क्षेत्र में कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। और ये जो एरिया था, ये जो क्षेत्र था, तो ये ईरानी साम्राज्य का 20वां क्षत्रप, जिसे हम आजकल स्टेट या प्रांत बोलते हैं, वो बना। और उसके अलावा इसमें ये हुआ कि ये प्रदेश जो था काफ़ी रिच था। तो कहते जितनी ईरानी साम्राज्य की कुल आमदन थी 1/3 इसी प्रदेश से मिला करती थी। दूसरा देखो, पंजाबी लोग शुरू से बहादुर रहे हैं, तो नतीजा क्या था, इस एरिया के लोग ईरानी सेना में भर्ती होने शुरू हो गए। और उसने 330 ईस्वी तक राज्य किया। और 330 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया, ये यूरोप में एक छोटा सा राज्य है, तो इसके जो शासक था सिकंदर, उसने डेरियस तृतीय यानी कि डेरियस प्रथम, डेरियस द्वितीय, डेरियस तृतीय उसको हराया और जो अकमेनियन शासन साम्राज्य उसका अंत कर दिया। अब जो ईरानी अटैक्स हुए उसके कुछ प्रभाव इंडिया पर भी पड़े। नंबर 1 कि वो ईरान के अधीन हो गया, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड था इंडिया का, इसको बड़ा बढ़ावा मिला। और ईरान के साथ इंडिया का जो ट्रेड था, भारत का जो व्यापार था, वो चलना शुरू हो गया। और इसका फ़ायदा आया कि क्योंकि वो जो ईरानी शासक थे वो ये सोचते थे कि व्यापारियों से हमें आमदन होती है, इसलिए इनकी सुरक्षा, इनकी वेलफेयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो नतीजा क्या था, एक तो उन्होंने सड़कें बनवाई, यातायात का विकास किया, और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए भी जो भी उस वक्त ज़रूरतें थी या जरूरी प्रबंध थे वो सारे कर दिए। और इनकी जो लिपि थी, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरमुखी है, तो इनकी जो लैंग्वेज उसकी लिपि थी खरोष्टी लिपि, तो उसका विकास हो गया। तो अगर तक्षशिला की ओर हम जाएँ, जो कि पाकिस्तान में आजकल, उधर जाएँ तो आज भी कहते हैं कि अशोक के शिलालेख कुछ मिलते हैं और यही लिपि में मिलते हैं। ये लिपि जैसे हमारी, जब हम हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, लेकिन ये जो लिपि है फारसी और उर्दू की तरह ये राइट टू लेफ़्ट चला करती थी। उसके बाद फिर कला और संस्कृति का विकास हुआ, और जैसे स्तंभों पर मैंने अशोक स्तंभ से बोलते हैं, 4 शेर, वो भी जो है वो ईरानी जो कल्चर था अपना, वहीं से हमें प्राप्त हुआ है। बैलों की मूर्तियाँ, ये भी ईरानी सभ्यता की देन है। और साम्राज्य का संकल्प, अब जब भारतीयों ने सोचा कि
अगर ये विदेशी थोड़े से इकट्ठे होकर हम पर हमला करके हमें जीत सकते हैं, तो अगर हम इकट्ठे हो जाएं, हम अपन में एकता की भावना विकसित कर लें, तो हम इनको क्यों नहीं जीत सकते। उस वक़्त कौटिल्य या चाणक्य नाम के एक टीचर थे, जो जिनका मकसद ही था कि मैंने देश को एकता के सूत्र में पिरोना है। चंद्रगुप्त मौर्य उन्हीं का शिष्य था। वो सब इनसे प्रभावित भी हुए थे और उन्होंने इसी प्रभाव में आकर बाद में भारत को एक सूत्र में पिरोते हुए भारत में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। फिर लेकिन इनको भारत की राजनीतिक दुर्बलता का ज्ञान हो गया कि इनको पता चल गया ईरान वालों को कि जो भारतीय अमीर हैं लेकिन इनमें एकता की भावना नहीं है। एक को मारो, दूसरा कहेगा मरने दो इसको, तो वो एक एक करके सबको मारते थे। जैसे एक लकड़ी का गट्ठा है जिसमें लकड़ियाँ बंधी होती हैं, तो क्या होता है कि गट्ठे को तोड़ना बड़ा मुश्किल, वही एक लकड़ी तोड़ ली अलग अलग की जाए तो लकड़ी को तोड़ना आसान। जैसे एक उंगली है, अलग अलग है, ताकत नहीं है, कोई भी तोड़ सकता है। ये थोड़ी ताकत आ गई, अब ये बन गया और ताकत आ गई। तो बेटा जो हमारा प्राचीन भारत था, इसमें नॉलेज की कोई कमी नहीं थी। तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र, ऐसे जगह पर कई विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, जहाँ पर बाहर से लोग पढ़ने आया करते थे। धन की कोई कमी नहीं थी। कहते हैं भारत में उस वक्त कोई छोटे से छोटा जानवर भी भूखा नहीं सोता था। लेकिन कमी क्या थी? एक तो एकता की कमी नहीं थी। जैसे आजकल भी एकता की कमी है। हम लोग सभी सोचते हैं हम भारतीय हैं, हम हिंदी हैं, हम पंजाबी हैं, हम जाट हैं, हम सिख हैं, हम महाजन हैं, हम ब्राह्मण हैं, ऐसे ही सोचते हैं हम। वही भावना उसमें थी। फिर नेशनल कैरेक्टर कि भाई देश हमारा है, हम देश के लिए हैं, हम देश के लिए हमारा कुछ फ़र्ज़ है। ये जो हमारी माता है भारत माता, इसके प्रति हमारा कुछ फ़र्ज़ है। अब क्वेश्चन उठता है कि भारत माता क्या है? ये जो ज़मीन है, भारत की ज़मीन है, इसको माता बोलते हैं। फारसी में मादरे वतन कहा जाता है, हम इसको भारत माता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि हमने जन्म कहाँ लिया? इस धरती पर लिया। और जिस प्रकार एक माँ बच्चों को पालती है, उसी तरह ये धरती भी हमें पालती है। जैसे हम अन्न खाते हैं, कहाँ से आता है? इस धरती से आता है। पानी पीते हैं, जल पीते हैं, नहीं रह सकते पानी पिए बिना, आजकल गर्मियों में खास तौर पर, कहाँ से आता है? इस धरती से आता है। जैसे कि मदर होती है, बच्चे का सुसु पोटी साफ करती है, तो अल्टीमेटली हमारे शरीर का गंद भी कहाँ जाता है? धरती में ही समा जाता है। हम खेलते कहाँ हैं? इस धरती पर खेलते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा माँ की गोद में खेलता है, हम इस धरती माता की गोद में खेलते हैं। फिर हम मकान कहाँ बनाते हैं? धरती पर। और इसके अलावा कोई कारखाना लगाता है, कोई दुकान करता है, कोई नौकरी करता है अपना रोज़ी रोटी के लिए, वो कहाँ पर करते हैं? इस धरती पर। तो ये बच्चों की तरह, अपने बच्चों की तरह, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार ये धरती हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए इसको हम भारत माता बोलते हैं, जो हम सब की माँ हैं। तो इसके प्रति हमारा कुछ फ़र्ज़ है, इसको भी हमेशा याद रखना चाहिए कि देश के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि हम लोग क्या करते हैं, मैं और मेरा परिवार। तो क्या होता है, जब मान लो एक माँ बाप के दो बच्चे हैं, कई बार झगड़ा हुआ, दोनों आपस में एक दूसरे को लड़ने मारने पर उतारू हो जाते हैं, स्वार्थ आ जाता है, व्यक्तिगत स्वार्थ। एक भाई ने जायदाद के लिए दूसरे भाई का कत्ल कर दिया, जो मर गया उसको जायदाद नहीं मिली, दूसरे को फांसी हो गई, जायदाद उसको भी नहीं मिली। तो फिर अगर वही एक दूसरे का हक को रिकॉग्नाइज किया जाए कि मैं अपने भाई का हक नहीं मारूंगा, तो घरों में लड़ाइयाँ बंद हो जाएं। और अगर हम कहें कि हम सब एक हैं, तो देश में भी जो लड़ाइयाँ दंगे होते हैं वो भी बंद हो जाएं और हमारा देश फिर उन्नति की राह पर चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज जैसी स्थिति, कई विघटनकारी शक्तियाँ जैसे भूतकाल में थी, आज भी हैं, लेकिन खैर इनसे बचते हुए मैं आपको भारत की एकता के लिए काम करना चाहिए। लेकिन उस वक्त मैं बताता हूँ कि फिर भारत की दुर्बलता का ज्ञान हुआ, भारत की कमजोरी का ज्ञान हुआ, नतीजा क्या था? भारत पर हमले होते गए। तो इसलिए जब भारतीयों में नेशनल कैरेक्टर,
एकता की भावना की कमी, प्लस जब भी हमारी इंडियन आर्मी, भारत की सेना कभी कमज़ोर हुई है तो ही विदेशियों ने हमारे ऊपर हमला किया है और हमें गुलाम बनाया है। हमें पता कितने हमलावर आए, कितनी मुसलमानों की जातियां आईं, उन्होंने हमें गुलाम बनाया। 200 साल तक अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाए रखा। तो इसलिए जो भी हमारी एकता को तोड़ने वाली ताकतें हैं, हमें उनसे बचकर आज भी रहना है। और फिर कहते हैं नई जातियों का उत्थान हुआ था कि जो ईरान के लोग आए वो कि उस प्रदेश में बस गए, उन्होंने वहाँ पर लोगों से शादियाँ कर दी, नए वंश आए, लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी ईरान के प्रति दिखाई, भारत के प्रति नहीं दिखाई। कभी युद्ध होता था वो ईरान का साथ देते थे, भारत का साथ नहीं देते थे। इन द मीन टाइम सिकंदर, ये जो मकदूनिया का शासक था, फिलिप इसका बेटा था, और ये जब 20 साल का ही था तब इसके फादर की मृत्यु हो गई और इसको राजगद्दी मिल गई। ये बहुत अभिलाषी था, ये विश्व विजेता बनना चाहता था। और 336 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठा, इसने गद्दी पर बैठते ही अपना विजय अभियान शुरू किया। सबसे पहले इसने ईरान को हराया, डेरियस तृतीय। उसके बाद एशिया माइनर, जिसे हम आजकल टर्की नाम का देश बोलते हैं, सीरिया, बेबीलोन, फिर अफ़गानिस्तान तक आगे पहुँचा। उसके बाद इसने सोचा अब मैं, अफ़गानिस्तान जो है वह कभी भारत का हिस्सा रहा है, कभी नहीं भी रहा है। तो उस वक्त भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्य, इसने सबको जीतना शुरू कर दिया। उस वक्त गंधार, जिसे हम कंधार भी बोलते हैं, वहाँ का देश था राजा आमी। उसने तो बिना लड़े ही इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसका आओ जी, अधीनता भी स्वीकार, क्योंकि एक तो वो इससे डरता था, दूसरा वो उसकी पोरस से लागतबाजी थी। उसने कहा अगर मैं इसके साथ समझौता कर लूँ, कल को पोरस को मैं हरा दूंगा। देखिए विदेशी आ रहे हैं लेकिन हम अपने मतभेद नहीं भूल रहे हैं और विदेशियों की सहायता कर रहे हैं। ऐसा भारत में होता था, इसलिए हम गुलाम हुए। फिर आ गया वो पोरस की ओर लड़ने के लिए, लेकिन पोरस एक देशभक्त राजा था और इसने, ठीक है, इसने कह दिया सिकंदर को हमला होगा तो हम तेरे साथ युद्ध करने को तैयार हैं, और सैनिक तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन सिकंदर बहुत चालाक था, उसकी ने अपनी पत्नी को भेजा पोरस के पास, वो पोरस के पास आई। लेकिन अब जो हमारी संस्कृति है कि पत्नी को छोड़ के जो भी बराबर की औरत है उसे बहन का दर्जा दिया जाए, जो बड़ी उम्र की है उसे माँ का दर्जा दिया जाए, और जो छोटी है उसे बेटी समान समझा जाए, उसे बेटी समझा जाए। ऐसा हम सोचते थे, ऐसे हमारी सोच थी। इसलिए हमारे देश में स्त्रियों के साथ रेप, बलात्कार या मोलेस्टेशन जैसे कांड नहीं हुआ करते थे। फिर उन्होंने एक संस्कृत में श्लोक आता है, ये श्लोक मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ये है, और क्या कहते हैं, दूसरे के पैसे को मिट्टी समझा जाए कि उसके हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका कारण क्या था कि हमारे देश में चोरी डकैती भी बहुत कम होती थी। अब उसने पोरस को राखी बांध दी। अब जैसे राखी बांधती हैं तो आज हमारा एक रिवाज है कि बहन को भाई कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है। तो पोरस ने पूछ लिया कि बहन मेरे से आप क्या उपहार चाहोगी? तो उसने कह दिया मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे को विधवा मत बनाना। पोरस ने कह दिया तथास्तु। उस वक्त बहुत विरोध हुआ कि अगर सिकंदर को मारेंगे नहीं तो वो तो हमारे को हरा देगा। लेकिन पोरस जी कहने लगे मैंने उसकी पत्नी को बहन बना लिया है, अब मैंने वचन दे दिया, मैं वचन का पक्का हूँ। जो हमारी रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो इस प्रकार अब युद्ध शुरू हो गया। सिकंदर टैक्टिस, वॉर टैक्टिस, कभी इधर जाए कभी इधर जाए। अब पोरस ने पूरा पूरा पीछा किया और एक दिन होगी बरसात, उसके टेंट उखड़ गए। झेलम नदी के पार था लेकिन कीचड़ बहुत था। फिर भी पोरस ने बहादुरी से मुकाबला किया। लेकिन सिकंदर ने एक टैक्टिस किया कि उसने हाथियों को मारना शुरू किया। हाथी डर गए, उन्होंने पीछे भागना शुरू कर दिया, अपनी सेना को कुचलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी पोरस ने पूरे वेग से हमला किया और कहते वो सिकंदर के पास पहुंच गया। खुद स्वयं की लड़ाई हुई, वो मारने लगा था लेकिन उसे अपना वायदा याद किया आ गया कि मैंने इसकी पत्नी को बहन बनाया है और उसे सुहाग का वचन दिया है। पोरस ढीला पड़ गया, सिकंदर ने उसे बंदी बना लिया। और कहते अपने दरबार में ले गया, बंदी बनाकर उसको राजे के सामने लाएगा।
तो बोला आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो कहता पोरस जी ने जवाब दिया कि जैसा एक राजा दूसरे के राजे के साथ करता है। तो इसको देखकर कहते सिकंदर खुश हुआ और उसने उनका राज्य वापस कर दिया, उसको बंदी भी नहीं बनाया। तो फिर भी जहाँ हमारे देश में रहा कि गद्दार और देशभक्त साथ साथ चलते आए हैं, तो गद्दार जो है वो देश के साथ गद्दारी करते हैं, देशभक्त देश के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। तो हमें देशभक्ति की ओर चलना चाहिए। लेकिन अब सिकंदर आगे बढ़ा। उस वक्त जो मैंने बताया कौटिल्य चंद्रगुप्त जी थे, वो एक टीचर थे, लेकिन वो देश को एकता के सूत्र में पिरोना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, आपके जैसे 15, 16, 17, 18 के बच्चों को इकट्ठे करना शुरू किया, अपनी शाखाएं लगाई, उनमें बच्चों को हथियारों के प्रशिक्षण देना शुरू किया, स्रोत पैदा किए कि हम लोहा कहाँ से मिलता है, तलवार कैसे बनाएं, अच्छा ये लकड़ियों को तोड़कर तीर लकड़ी और लोहे से मिलाकर तीर कैसे बनाएं, कमान कैसे बनाएं और हथियार कैसे बनाया। और किसी राजा की, किसी राज्य की कोई सहायता न ली और खुद सारा काम करते गए। अपनी जो चेन थी 1 से 2, 2 से 2 करते करते फैला दी। और उन्होंने जब देखा अब ट्रेन हो गए, इन्होंने छोटे छोटे ग्रुपों में बांट दिए। और सिकंदर की सेना जब कहीं देखा ढीली पड़ी, हमला करो, मारो, भागो, मारो, लूटो और भाग जाओ। नतीजा क्या था कि सिकंदर की सेना में डर फैल गया और कहते हैं उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर को इतना शौक लगा कि कहते हैं वो बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार जो सिकंदर का जो विश्व विजेता बनने की अभिलाषा थी वो उसकी मृत्यु के साथ खत्म हो गई। तो कहते आज भी कहते सिकंदर विश्व विजेता बनने चला, लेकिन जब वो मृत्यु हुआ तो उसके दोनों हाथ खाली थे। इसलिए कई बार क्या होता है कि हम पैसा कमाने के लिए हेरा फेरी करते हैं, छल फरेब करते हैं, लेकिन जब मृत्यु होती है तो वो हाथ खाली होते हैं। तो कहते हैं इसलिए देखो संसार में पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, लेकिन छल फरेब और हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए, सच्ची कमाई करनी चाहिए। तो जैसे श्री गुरु नानक देव जी बोलते ना, किरत करो तो वंड छको, कि मेहनत से कमाओ और खुद ना खाओ, बांट कर खाओ। तो इस तरह सिकंदर का जो प्रभाव था वो पश्चिम उत्तर भारत पंजाब तक ही आया वो, उसके बाद वो वापस हो गया। और उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य का उत्थान कैसे हुआ उसके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।